नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आपको बता दें, संजय बारू की किताब, प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार, जब से ये किताब बाहर आई है तब से राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। हालांकि पीएमओ की तरफ से सफाई देकर ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की फाइलों को सोनिया नहीं देखती थी, लेकिन बीजेपी इस किताब में हुए खुलासों को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। बारू की किताब में ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री की जगह उनके फैसले सोनिया गांधी लेती थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार चलाने को लेकर जवाब देंगी सोनिया गांधी? प्रधानमंत्री कार्यालय का एक स्टाफ कहता है कि ये सरकार तो मैडम सोनिया जी चलाती थी, वहीं से सब क्लियर होता था। उन्हीं की पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री के यहां मंत्री परिषद में थे, वो कहते हैं दूसरी बार सरकार बनाने की बात आई तो मनमोहन सिंह जी हाथ जोड़ करके मना कर रहे थे। अपने बेटे को तैयार करने के इंतजार में एक मां का अंधा प्रेम देश को 10 साल बर्बाद कर गया। किताब मनमोहन के काम पर छपी है, लेकिन घटनाओं का जिक्र मनमोहन के फैसले ना कर पाने को लेकर है और निशाने पर है सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू के मुताबिक 2009 में पीएम ने कहा था कि आप एक बात समझ लीजिए, मैं इसका आदी हो चुका हूँ। सत्ता के 2 केंद्र नहीं हो सकते, इससे भ्रम पैदा होता है। मुझे मानना पड़ेगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। बारू के मुताबिक साल 2004 में सोनिया का प्रधानमंत्री पद अस्वीकार कर देना एक राजनीतिक रणनीति थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को पीएम जरूर बना दिया था, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी थी। 300 से ज्यादा पन्नों की इस किताब में बारू लिखते हैं कि 2009 में यूपीए की जीत के बाद मनमोहन को लगा कि इस जीत से उनकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में वो बेअसर होते गए। मनमोहन को लगा कि वो कैबिनेट में अपनी पसंद के मंत्रियों को ला सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने उनकी इस इच्छा को कुचल दिया और वित्त मंत्रालय प्रणब मुखर्जी को सौंप दिया। मनमोहन अपने मुख्य वित्तीय सलाहकार सी रंगराजन को ये पद सौंपना चाहते थे। ए राजा की नियुक्ति के समय भी पीएम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे के बाद उनकी अपनी ही पार्टी और डीएमके ने उन पर दबाव डाला। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि मनमोहन सिंह सबसे कमजोर पीएम हैं। इनको उन्होंने स्वयं ने चुना कि मेरे मीडिया एडवाइजर ये रहेंगे। उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सारी दुनिया पहले से जानती है, लेकिन उसकी एक प्रकार से पुष्टि अधिकृत रूप में इस पुस्तक में हुई है। संजय बारू ने अपनी इस किताब में ये भी खुलासा किया है कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने पीएमओ में अपने करीबी अधिकारी की नियुक्ति करवाई थी। इस किताब के मुताबिक संयुक्त सचिव पुलक चैटर्जी की प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति सोनिया गांधी के कहने पर हुई थी। पुलक रोज सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में हो रहे कामों के बारे में बताया करते थे और जरूरी फाइलों के बारे में सोनिया से निर्देश लेते थे। बड़ा सीरियस विषय निकलता है कि सरकारी विषयों में निर्णय लेने से पहले फाइल्स दिखाना और किसी और की अनुमति लेना। सोचना पड़ेगा कि जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं मंत्री और प्रधानमंत्री, उसका कितना उल्लंघन इसमें है। कांग्रेस का कहना है कि बारू 2008 से 2014 तक चुप क्यों रहे। इस समय उनका ये दावा कई सवाल खड़े करता है। अगर इतने जघन्य अपराध या इतने गंभीर आरोप 2004 और 8 के बीच में उठते हैं तो बारू जी चुप क्यों थे? जहां तक रिमोट कंट्रोल का सवाल है, सुप्रसिद्ध रिमोट कंट्रोल नागपुर वाला है। ऐसे लोग हमारे ऊपर रिमोट कंट्रोल के आरोप लगा रहे हैं, हास्यास्पद लगता है मुझे। अपनी किताब में बारू ने मंत्रियों और पार्टी के प्रवक्ताओं को लेकर भी काफी कुछ लिखा है। बारू लिखते हैं कि मनमोहन सिंह की पहली कैबिनेट में किसी को भी ये महसूस नहीं हुआ कि उनका पद मनमोहन की बदौलत है, जबकि इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ये बताने की पूरी कोशिश करते रहे कि सोनिया गांधी ही बॉस हैं। बारू के मुताबिक सिंह की दुखती रग सोनिया के साथ उनका तालमेल थी। साथ ही मनमोहन को ये सवाल हमेशा ही चुभता रहा कि वो खुद काबिल थे या सोनिया गांधी के हाथ की कठपुतली। बारू अपनी किताब में कहते हैं कि अकेले में सोनिया उन्हें मनमोहन कहकर पुकारती थी, लेकिन मनमोहन उन्हें हमेशा सोनिया जी कहकर ही पुकारा करते थे। कैबिनेट में एंटनी, अर्जुन सिंह और वाइला रवि उनके सबसे बड़े विरोधी थे, जबकि लालू पवार जैसे नेता उनके करीबी। इस किताब में मनमोहन की छवि एक ईमानदार और मेहनती शख्स की दिखाई गई है, जिसे उनकी पार्टी ने बेअसर बना दिया ताकि सरकार की सारी सफलताओं का श्रेय पार्टी से पहले परिवार को मिल सके।
तो इस किताब के बाहर आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सोनिया गांधी इस बात का जवाब देंगी कि क्या वाकई में मनमोहन सिंह की जगह सरकार उन्होंने चलाई, सरकार चलाने पर क्या जवाब देंगी सोनिया गांधी। दूसरा अहम सवाल, क्या प्रधानमंत्री की फाइल पर फैसले सोनिया गांधी लेती थी, जैसा कि संजय बारू की किताब में कहा गया है। संजय बारू के दावे में आखिर कितना दम है, सवाल इस पर भी उठता है। तो इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी। बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी हैं हमारे साथ और कांग्रेस पार्टी से संजय झा साहब। इसके अलावा बता दें आपको समाजवादी पार्टी से हाजी अयूब अंसारी साहब हैं, शिवसेना से प्रेम शुक्ला साहब और वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भी। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी संजय झा का। संजय जी, सबसे पहला जो अहम सवाल है वो यही कि ये गंभीर आरोप हैं अपने आप में, और आपको नहीं लगता कि जिसके लिए कहा जा रहा है, जिस व्यक्तित्व के लिए सोनिया गांधी के लिए कि सब कुछ वही कर रही थी, करता धरता वही थी, उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए इस पर? नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संजय बारू जी ने जो एक सरकारी उस नौकरी पर उन्होंने एक शपथ लिया था कि हर बात वहाँ पर इतनी एक नाजुक होती है, उस पर गुप्त उसको रखा जाता है। उन्होंने उसका सरासर उसका उल्लंघन किया हुआ है। तो इस आदमी का, इस व्यक्ति का हर किताब में जो भी शब्द उन्होंने उपयोग किया है उसको गंभीरता से लेने में हमारी बहुत बड़ी एक गलतफहमी होगी, क्योंकि उनका इरादा कुछ और ही है। और मैं आपको संजय जी, दुख किस बात का है आपको? क्या ये इस बात का दुख है कि शपथ ली थी कोई और उसके बावजूद ये बातें सामने आ गई, या सच्चाई सामने आ गई, इस बात का दुख हो रहा है और चिंता भी? नेहा जी, यदि किताब के आप जैकेट को पढ़िएगा तो उसमें शुरू में ही लिखा हुआ है, इस किताब के जो पब्लिशर्स हैं वो आपको सरासर शुरुआत में ही बता रहे हैं कि इसमें राजनीतिक अफवाहें और चुगली भरी होंगी। तो यदि पॉलिटिकल गॉसिप कोई किताब बेचने का एक रणनीति है तो हो सकता है कि इसमें सफल हो जाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, एक बड़ी अजीब बात है कि 2008 में जिस व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल खारिज किया गया था क्योंकि उनको समझा गया कि अयोग्य हैं, वो अचानक उनकी ताल देखिए, उनकी टाइमिंग देखिए आप, कि 6 साल के बाद उनकी किताब की जो प्रारंभ या उद्घाटन जो भी कहिए वो इलेक्शन के बिल्कुल बीच में हो रहा है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगी शुरुआत में ही कि यदि 2004 से 8 या 9 का यदि आप टाइम देखिएगा तो उस समय भारत ने जिस तरीके की तरक्की की, अर्थव्यवस्था में 8.5-9% का जीडीपी था, उसके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। वो कहते क्या है, यदि 300 से ज्यादा पन्ने की किताब में एक बार भी नरेंद्र मोदी का एक बार भी उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। बड़ी अजीब सी चीज है ना कि आप जब पिछले 2-3 साल से मीडिया में सब लोग मोदी की बात प्राइम मिनिस्टर है और संजय बात कर रहे थे, वो मीडिया एडवाइजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के थे सर, तो जाहिर सी बात है उनका जो फोकस था वो उस पर था। लेकिन ठीक है, किताब में दरअसल क्या लिखा है, क्या कुछ उसके अंदर मौजूद है, उस पर भी हम आगे आएंगे। लेकिन आपने टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। मीनाक्षी लेखी जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है इस किताब की टाइमिंग पर, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है, रणदीप सुरजेवाला ने ये बात कही है कि संजय बारू नरेंद्र मोदी के स्ट्रेटेजिस्ट के काफी करीबी हैं और ये एक राजनीतिक एजेंडा है जिसे सामने लाया जा रहा है इस किताब के माध्यम से। मनमोहन सिंह को सामने रखना, सारा क्रेडिट परिवार का और सारी गलत काम प्रधानमंत्री के अधिकार के, ये भी एक स्ट्रैटेजी थी जो 2004 और 9 में अपनाई गई। ये भी एक स्ट्रैटेजी थी कि बहुत बड़ा बलिदान दिया, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, वो भी एक स्ट्रैटेजी थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को बिठा देना सरकार के ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी थी। इस देश में जिस तरीके की लूट 2004 से 2014 के बीच में हुई है वो भी एक स्ट्रैटेजी थी। तो उसको बेनकाब करना भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, और बेनकाब करने के लिए इससे बेहतर समय ना किताब लिखने वाला ना किताब छापने वाला के पास हो सकता है। मेरे को जरा बोलने दीजिए भाई साहब, येदियुरप्पा का बीन हम बहुत बार सुन चुके हैं, आज सोनिया गांधी जी का बीन बजाने दें। और ये जो स्ट्रैटेजी है वो देश की लूट की स्ट्रैटेजी है। इससे तो पूर्व कम से कम आप ये मानते हैं कि ये षड्यंत्र है? बहुत किस्म की सरकारें चली, षड्यंत्र है? नहीं, षड्यंत्र आप
एक तो ये झा साहब को कहिए मेरा गला बहुत खराब है, नहीं तो इनसे ऊंची आवाज में मैं बीच में इनको टोक सकती हूँ कि टाइमिंग पर सारे देश को ध्यान देना चाहिए। और 2009 से लेकर 2014 तक टाइमिंग जो बारू साहब है वो चुप क्यों रहे? नहीं, आप बारू साहब क्योंकि प्रधानमंत्री में खुद बैठे हुए थे और जब वो प्रधानमंत्री निवास से उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ और वहां पर भी सोनिया जी ने अपने लोगों को बिठाना चालू कर दिया, तो उसके बाद ये किताब लिखी गई होगी। और कोई भी किताब को डिटेल में दस्तावेजों के साथ लिखने में जो समय लगता है वो इसमें समय लगा। बात किताब को भूलिए, आप बताइए कि जो उसमें लिखा है वो तथ्य पर आधारित है या नहीं। आप तथ्यों पर आ जाए, आप तथ्यों पर आ जाए कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी या नहीं। आप तथ्यों पर आए कि इस देश में सबसे बड़ी लूट किस समय पर हुई। आप भाजपा के प्रवक्ता है या संजय बारू के प्रवक्ता है? संजय झा जी, ये वाजिब सवाल है, तथ्यों पर बात क्यों नहीं? आप सोनिया गांधी के प्रवक्ता हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर इस समय आप प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। समाजवादी पार्टी से हाजी अयूब अंसारी साहब हमारे साथ हैं। अंसारी साहब, आप लोग सरकार को 5 साल तक बाहर से समर्थन देते रहे, कई मुद्दों पर आपसे भी राय मशवरा किया गया। जो बारू साहब ने खुलासे किए हैं उसे लेकर आप लोगों का क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि अगर गोपनीयता भंग की गई है, क्योंकि अगर गोपनीयता भंग का मामला बड़ा गंभीर मसला है, जब कोई कहीं शपथ लेता है कि गोपनीयता के बारे में, और पीएमओ जैसी नाजुक जगह जहाँ कोई एम्प्लॉय हो, अगर तमाम चीज़ें वहाँ से लीक होती हैं या किताब में इस तरह का कोई मुद्दा है, तो सबसे पहले तो कोई कानूनी कार्रवाई लेखक के खिलाफ होनी चाहिए कायदे में। तो दूसरा ये है कि अब चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, ऐसे मौके पर इस किताब का आना और इधर मोदी जी की पत्नी का प्रकरण जैसे आया सामने, तो शायद इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही हो इस किताब के जरिए, कि इस किताब को हम ऐसे शाये करें कि इस मुद्दे को खत्म किया जा सके, क्योंकि ये अचानक आप राजनीतिक षड्यंत्र देख रहे हैं। मीनाक्षी जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैम, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। षड्यंत्र है इसके पीछे मीनाक्षी जी, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज है बिल्कुल। देखिए, जो लोग साथ रहे हैं इस तरह की चीजों पे, जिन लोगों का हिस्सा बराबर का रहा है, उनकी बात सुनने से एक बात स्पष्ट होती है कि अगर इसमें ओथ ऑफ ऑफिस या ओएसए का उल्लंघन हुआ है, तो वो ओएसए का उल्लंघन सबसे पहले तो सोनिया जी के दफ्तर ने किया है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई होता है, तो प्रधानमंत्री की फाइल देखने का अधिकार तो सोनिया जी को नहीं है, बल्कि सोनिया जी को प्रधानमंत्री न बनाने का सबसे बड़ा कारण ही ये था कि उनके रिश्ते विदेशों से हैं और उन्हीं विदेशी ताकतों से रिश्ते हैं, जिसके कारण वो उनको प्रधानमंत्री पद नहीं दिया जा सकता था। अब वही महिला बैठ के फाइलें देख रही है, तो सबसे पहले ओएसए का केस उन पर मीनाक्षी लेखी बिल्कुल गलत बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये षड्यंत्र है। और आज भी देखिए, ये संजय बारू के बारे में जिस तरीके से तारीफ कर रही हैं उनकी प्रवक्ता बनके, ये शर्म की बात है। ये चर्चा संजय बारू को लेकर के या फिर शपथ को तोड़ा नहीं तोड़ा इसको लेकर नहीं है। सवाल ये है कि जो बातें उसमें कही गई है वो कितनी गंभीर है। ठीक है संजय जी, आपको पूरा मौका मैं आगे भी बोलने का दूंगी, लेकिन मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूं, सबकी राय इस पर लेना जरूरी है। मैं फिर आती हूँ संजय जी आपके पास, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पीएमओ की तरफ से बड़ी बात यह है कि पीएमओ की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि ये अपने आप में सस्ती कल्पना शक्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फाइलों को, प्रधानमंत्री की फाइलों को सोनिया गांधी ने कभी नहीं देखा, ये पीएमओ ने कहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बिना किताब को ठीक से पढ़े तत्काल इस पर उनका बयान के लिए उतर जाना, यही इस बात का संकेत देता है कि उस किताब में जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप भयंकर हैं। और जो लोगों को शक था, पूरे देश को शक था कि सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल से 10 जनपद से 7 रेस कोर्स का काम मैंने किताब पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है प्रेम जी? प्रधानमंत्री मैंने तो किताब पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है? सुन तो लीजिए महाराज, इतने काहे चिढ़ रहे हैं संजय बाबू, इतने काहे चिढ़ रहे हैं? आपका कर्म है तो आप पढ़ेंगे ही ना। कांग्रेस का चिढ़ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं प्रेम जी,
आप इतने आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जिन्होंने किताब पढ़ी है हम उनके पास चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी, और उन्होंने ये बताया हमें मेरा सिर्फ इतना कहना है उन्होंने किताब पढ़ी है। रशीद जी, आपने सारे मेहमानों को सुना, सवाल इस पर उठ रहे हैं कि किताब में जो लिखा गया है शपथ तोड़ी गई या नहीं तोड़ी गई, जो बातें लिखी गई हैं उनमें कितना सच है, आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं बड़े गौर से ये डिबेट सुन रहा था। दरअसल डिबेट की जो मुद्दे हैं उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। बारू साहब ने एक बड़ा मूल प्रश्न उठाया है कि क्या एक राजनीतिक व्यवस्था में क्या पार्टी की सुप्रीमेसी होती है या प्रधानमंत्री की। कांग्रेस पार्टी में खुद इस बात को लेकर बहस हो चुकी है। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, आचार्य कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष थे, आचार्य कृपलानी ने कहा कि सरकार में जो कुछ होता है वो मुझे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बताया जाए, और उस बात पे नेहरू से उनका विवाद हुआ और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा। अब वही बात घूम के दूसरी स्थिति में आ गई। आज सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं। कांग्रेस जो वोट पाती है वो सोनिया गांधी के कैंपेन के ऊपर मिलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैंपेन के ऊपर नहीं होता है। तो एक पूरी एक राजनीतिक व्यवस्था, इसका एक संजय बारू ने एक प्रश्न उठाया है। हमारे दोस्त संजय झा खुद एक राइटर हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उन्हें जो मुद्दे जो संजय बारू ने उठाए उन पर जवाब देना चाहिए। जहाँ तक टाइमिंग की बात है, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ये कठिन घड़ी है, लेकिन क्या एक पत्रकार इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन करे? तो एक पत्रकार की हैसियत से लिखा, मुझे लगता है सर्विस कंडक्ट रूल में या उनके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि वो किताब नहीं लिखेंगे। कही कि जो सरकार के अंदर व्यक्ति शामिल नहीं है, क्या वो सरकार के कामों को देख रहा है? संजय, मेरा आपसे सीधा सवाल और सीधा जवाब इसका दीजिएगा, क्या सोनिया गांधी को इन खुलासों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? मैं आपको नेहा जी फिर से बताना चाहूंगा कि एक असंतुष्ट, एक हताश शख्सियत का एक किताब जो बेबुनियाद, बेकार और बिल्कुल बेतुका बातें लिखा है, उस पर किसी को जवाब देने की इसमें जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? ये चुनाव का माहौल है, गंभीर आरोप लगे हैं। संजय, आपने किताब पढ़ी है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के आरोप लगे हैं। क्या सत्ता का एकमात्र केंद्र सोनिया गांधी थी? ये सवाल नहीं है क्या? क्या सत्ता का सिर्फ एक केंद्र थी? कहते हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नियुक्ति क्यों करते हैं? एक मिनट। संजय बारू जी नरेंद्र मोदी के चमचे के जैसा, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बुक को लॉन्च किया है वो नरेंद्र मोदी के चमचे के जैसा किया हुआ है। आपको मैं बताना चाहूंगा, मीनाक्षी लेखी जी को संजय बारू पर बहुत विश्वास है, तो मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं आपको प्रश्न प्रेम जी जरा शब्द प्रश्न सुनिए। यदि आपको संजय बारू पर बहुत विश्वास है, एक मिनट, सोनिया गांधी इस पर तो डीजी वंजारा पर विश्वास है, डीजी वंजारा पर विश्वास है, संजीव भट्ट पर विश्वास है, एक मिनट, प्रदीप शर्मा पर विश्वास है, राजू रामचंद्रन पर विश्वास है। इन्होंने तो 4 निर्धारण कहा है कि गुजरात में तो लिखा है वो सही है या नहीं है। सवाल तो यही पूछा जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, मैं पूछ रही हूँ उनसे सवाल से। प्रेम शुक्ला जी, मैं पूछ रही हूँ। संजय जी, देखिए सीधा सवाल है कि चाहे वो जो खुलासे हैं वो आपकी नजर में सही हो या गलत, सोनिया गांधी इस पर खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रखती? सारे के सारे जो खुलासे हैं उनके केंद्र में सोनिया गांधी हैं। वो अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी बात रख के इस मसले को खत्म कर दें, ऐसा क्यों नहीं करती वो? नेहा जी, इसीलिए पार्टी में प्रवक्ता होते हैं, और आपने हमारे प्रवक्ता शायद अभिषेक सिंघवी जी का या रणदीप सुरजेवाला जी का आपने शायद पहले बयान नहीं सुना है। हमने साफ खंडन किया हुआ है, ये कुछ नहीं, एक बड़ा एक राजनीतिक तमाशा है, एक षड्यंत्र है। और इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि संजय बारू पर इतना विश्वास है तो भाजपा डीजी वंजारा या संजीव भट्ट या प्रदीप शर्मा या राजू रामचंद्रन जिन्होंने कहा है कि गुजरात और जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दोनों का मालूम था, इसका जवाब है उन पर क्यों नहीं विश्वास है? प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल मीनाक्षी जी से। मीनाक्षी जी, हाँ ठीक है, संजय बारू पर आपको बहुत विश्वसनीयता दिखती है, बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। आप बोला चुप करेंगे तब तो कोई तीसरा बोलेगा। जी मीनाक्षी जी। अरे प्रेम जी, जरा मीनाक्षी लेखी को जरा जवाब देने दीजिए। देखिए, संजय झा जी ने अभी एक चमचा शब्द इस्तेमाल किया संजय बारू के लिए। अब मोदी जी के चमचे इनके प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने लगे तो फिर जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनना चाहिए, क्योंकि सोनिया जी अपने यहाँ के प्रधानमंत्री जिनको खुद अपॉइंट करती है कंट्रोल नहीं कर सकती। और वही बताता है
कि जो प्रधानमंत्री खुद नियुक्त नहीं हो सकते, उनको देश की जनता नहीं चुनती। अरे भाई साहब, हम तो आपको खरीद लेंगे, आप जरा चुप बैठिए। आप अपनी खरीदारी की बात कीजिए। नहीं, मीनाक्षी ने आप हमको नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आपको आप तो पार्टी में हर जगह लोगों को खरीदते हैं, प्रधानमंत्री सबको चमचा बनाते हैं के मुख्यमंत्री हैं। आप तो भारत की राजनीति में ऐसा संजय जी, क्या ये नई स्ट्रैटेजी है आपकी आज के प्रोग्राम के लिए कि किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे और जब कोई और बोल रहा हो तो बीच में लगातार बोलते रहेंगे? संजय जी, सवालों पर अगर हम रहें तो वो बेहतर रहेगा, और क्योंकि ये किताब सीधे सीधे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के ऊपर है, इसीलिए उस पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर आऊंगी आपके पास। प्रधानमंत्री के मंत्रालय में कौन बैठेगा वो सोनिया गांधी जी तय करेंगी। डीजी कौन बनेगा वो सोनिया गांधी जी के साथ जो काम करते हैं पटेल साहब वो तय करते हैं। डीजी तक के पद तो ये बैठ के फाइलें वहां 10 जनपद तय करता है। रशीद, ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो बातें इस किताब में कही गई हैं, रशीद किदवई जी, जो बात आप पहले भी उठा रहे थे कि क्या सत्ता का एक ही केंद्र अब तक रहा है और क्या प्रधानमंत्री की बिल्कुल नहीं चलती थी, क्या इस पे चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? एक स्पेशल स्थिति में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। वो उमूमन पॉलिटिकल लीडरशिप जिसके पास होती है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। किताब में बहुत सी और भी चीजें लिखी हुई है। ये भी लिखा है कि एक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता जो थे बार बार हवन करा के कोशिशें कर रहे थे कि मनमोहन सिंह अपने पद से हट जाए। भाजपा के बारे में भी लिखा है कि भाजपा ने जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस भी नहीं होने दिया। इसलिए किताब को आप किताब की तरह लें, उसको एक बिल्कुल पार्टीजन चश्मे से ना देखें कि वो कांग्रेस की बुराई है। उसमें मनमोहन सिंह को खुद उन्होंने भीष्म पितामह कहा कि वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, स्पाइनलेस हैं, तमाम चीजें दी हुई हैं। तो इसलिए तथ्यों के आधार पर आप उसकी बात करें। ये कहना कि वो इस नजरिए से लिखी गई है या भाजपा ये सोचे कि वो बहुत कुछ उनके फेवर में है, ये बात गलत है। एक सवाल और यहाँ पे रशीद जी, और वो सवाल ये है कि क्या इस मौके पर जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोग अपनी राय बनाकर उस हिसाब से अपना वोट दे रहे हैं, ये जो खुलासे हुए हैं इस पर क्या सोनिया गांधी को अपनी तरफ से सफाई नहीं देनी चाहिए? जी बिल्कुल सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों को बताना चाहिए। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप उनके पास है, वो एनएसी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन थी, उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा था, अगर उनको कोई पॉलिसी मैटर्स बताए गए तो उसमें कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है, वो सबको पता है। संजय जी, कैसे जवाब देंगे आप इसका? अगर सब कुछ पाक साफ है तो सफाई देने में क्या समस्या है? आप देखिए नेहा जी, ये आप क्यों इस मुद्दे को आप गलत जगह में लेके जा रहे हैं? ये व्यक्ति यहाँ पर हमने पहले भी कहा हुआ है कि इनका रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को हमने खारिज किया था। इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनकी व्यक्तिगत जो भी इनके उद्देश्य हो, ये इस तरीके से इस टाइमिंग को आप नकारिए मत, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। यहाँ पर जैसे किसी और ने पहले कहा था, श्री नरेंद्र मोदी जी की शादी के बारे में जैसे चर्चा हुई और इनकी छवि और मर्यादा पर इतना बड़ा कलंक उठा है, ये जानबूझ के बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर मैं बताना चाहूंगा कि हमने साफ तरीके से कहा है कि इस किताब में जिस व्यक्ति ने अपने शपथ लेने का, ठीक है, आप बार बार वही बात कह रहे हैं, लेकिन किताब में जो खुलासे किए गए हैं क्या सिर्फ टाइमिंग का हवाला देकर के उन खुलासों को दरकिनार किया जा सकता है? संजय जी, एक किताब और आने वाली है पूर्व कोयला सचिव पीसी परख की, और उस किताब में पीसी परख साहब ये खुलासा कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह का लगभग ना के बराबर नियंत्रण था सरकार पर। अब ये कौन सी राजनीति से प्रेरित है, ये भी बता दीजिए। आपको मैं बताना चाहूंगा नेहा जी, अच्छा वो आपने ये प्रश्न पूछा। आप भूल गए कि आरके सिंह होम सेक्रेटरी कौन सी पार्टी में है? बीजेपी में। मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर कौन से पार्टी में है? बीजेपी में, सत्यपाल सिंह जी। डायरेक्टर ऑफ रॉ कौन से पार्टी में है? बीजेपी में। संजय बारू कौन से पार्टी? संजय जी, आपको नहीं लग रहा कि ये जो जवाब है ये बहुत हल्के हैं? तौर तरीका वो कोयला सचिव रह चुके हैं, जानकारी दे रहे हैं। आप एक आपके मीडिया एडवाइजर रहे एक वक्त में, बहुत खास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, उसे आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्या ये बहुत हल्के जवाब नहीं है जो जनता के बीच बड़ा गलत संदेश दे सकते हैं लोकसभा चुनाव में? और नेहा जी, और आपको ये गंभीर नहीं लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने भारत के सरकार की तरफ से जो शपथ लिया उसको उल्लंघन किया है, उसको आप गंभीरता से नहीं देखेंगी?
ये देश के साथ मैं समझता हूं कि मजाक किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लक्ष्य के लिए एक तमाशा बनाई हुई है और ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है ये दुनिया जानती है। तो यहाँ पर सच्चाई यही है। तो पूछिए भाजपा से, पूछिए शुक्ला जी से, पूछिए कि संजय बाबू की बात छोड़िए। द इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है इतना वक्त नहीं देते हैं। रशीद जी, इससे पहले कि मैं मीनाक्षी जी के पास जाऊं, रशीद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या ये कहकर कांग्रेस पार्टी इस स्थिति से निकल सकती है कि शपथ का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये पीसी परख की किताब भी आने वाली है, उसमें भी कमोबेश यही बातें कही गई हैं, जवाब देना होगा। नेहा देखिए, किताबें आएंगी जब हुकूमत चलती है तो हुकूमत में सब चीजें अच्छी नहीं होती, कुछ खटपट होती है। वाजपेयी जी एल.के. आडवाणी के मतभेद थे पिछली कैबिनेट में, ये तमाम चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। सारी किताबों में ऐसी चीजों का खुलासा हो चुका है। आगरा समिट क्यों फेल हुआ, किसका इन्फ्लुएंस था। तो तमाम राजनीतिक दलों में हमेशा से जब भी एक हर कैबिनेट मीटिंग में कुछ ना कुछ, क्योंकि लोग होते हैं, मुद्दे होते हैं, बहुत सारे इशूज होते हैं, डिफरेंसेस वगैरह होते हैं, उसको तस्लीम करके, उसको एक्सेप्ट करके उसमें अपनी सफाई दें तो मुझे लगता है जनता में और पाठकों के बीच में ज्यादा वजन जाएगा। ना कि ये बिल्कुल खारिज कर देना और इल्जाम लगाना, मुझे लगता है वो रणनीति जो कांग्रेस पार्टी अब तक अपना रही है। मीनाक्षी जी, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इन तमाम चीजों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है, क्या आप आगे इस मामले को बढ़ाएंगे इसके बाद भी? नहीं, देखिए, एक राजनीतिक मामला है। जो 2 पार सेंटर की बात है वो दिग्विजय सिंह पूर्व में कह चुके हैं। जो इतिहास है 10 सालों का वो देश के सामने है, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो कि संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो गैर संवैधानिक है, वो सब तो तथ्य लोगों के सामने, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ये है कि उन सब तथ्यों की पुष्टि मिलती है इस किताब से, और इस किताब से पता चलता है कि जो अब तक सामने कहा जा रहा था उसके लिए ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G हो, चाहे तमाम हो। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सीबीआई ने बतेरे घोटालों के जो है इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन आज तक पैसा कहां पहुंचा वो नहीं तथ्य निकाला। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी घोटाले में। तो शायद ऐसे पड़ेगा। लेकिन संजय, जाते जाते क्या आप मानेंगे कि इन खुलासों के बाद आप बुरी तरह घिर गए हैं, कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिर गई है? इसका जवाब दे दीजिए। देखिए नेहा जी, अंत में भारत की जनता जागरूक है, समझदार है। वो जानते हैं कि किस तरीके से इस वक्त चुनाव के बीच में ढेर सारे आरोप, गलत बेबुनियाद आलोचना और जिस तरीके का षड्यंत्र खेला जा रहा है। चलिए, आप बार-बार षड्यंत्र और शपथ की बात कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ नहीं रहे हैं आप। हाजी साहब, बहुत संक्षेप में कांग्रेस पार्टी को हाजी साहब संपर्क हमारे साथ इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।